तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो होता है तो इसमें हमने देखा कि इसका जो स्टेटर है या इसका जो योक है वो किसका बनाते हैं हम, फैब्रिकेटेड स्टील का बनाते हैं। ठीक, तो अल्टरनेटर जो है उसमें हम किसका यूज करते हैं, फैब्रिकेटेड स्टील का उसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जो अल्टरनेटर होता है इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा सेमी क्लोज स्लॉट्स बना देते हैं, और जो सेमी क्लोज स्लॉट्स है इसको बना करके इसमें क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। अब इसके बीच में होता है यहाँ पे रोटर, और ये रोटर के होते हैं पोल। तो नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे कि ये होता है इसका प्राइम मूवर, ये स्लिप रिंग है, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश होते हैं, और यहाँ पर एक डीसी एक्साइटेशन सर्किट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक सिंपल डायग्राम इसका अल्टरनेटर का यहाँ पे, और इसके आर्मेचर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। अब इसके पोल पे फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, और इसको हम डीसी एक्साइटेशन के लिए इस स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये अल्टरनेटर हमारा होता है। तो अल्टरनेटर में कितनी स्लिप रिंग का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ठीक, फॉस्फोरस की होती है यहाँ पे, काय के लिए यूज करते हैं, डीसी एक्साइटेशन के लिए। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, प्राइमर रोटेट करेगा, तो ये फ्लक्स इसको कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो जो अल्टरनेटर है ये किस स्पीड पर रोटेट करता है, इसके रोटेशन की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, डीसी जनरेटर की भी रोटेशन की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो दोनों की रोटेशन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक, अब अपने यहाँ पे जो अल्टरनेटर है ये किस प्रकार की वेव फॉर्म जनरेट करता है, ये साइनोसोडल वेव फॉर्म जनरेट करता है। ठीक, बट प्योर साइनोसोडल नहीं होती है, हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स के कारण इसकी वेव फॉर्म का शेप डिस्टॉर्टेड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वगैरह है। अल्टरनेटर और कौन से जनरेटर में बहुत डिफरेंस है उसमें। ठीक है, उसमें डीसी जनरेटर में रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, आर्मेचर। यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक, यहाँ पे स्टेशनरी क्या होता है, आर्मेचर, वहाँ पे स्टेशनरी क्या होता है, फील्ड होता है। उसमें हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, इसमें हम कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो उससे जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है, डीसी है, इससे आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, एसी मिलेगा। वो लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ये हाई वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक, तो उसमें कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम के कारण डीसी जनरेटर जो है लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके आर्मेचर में जो ईएमएफ होती है कैसी होती है, साइनोसोडल होती है, और उसकी वेव फॉर्म का शेप प्योरली साइनोसोडल नहीं हो पाता है, क्योंकि हार्मोनिक्स होते हैं। और उन हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है,
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, तो उन वाइंडिंग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो अल्टरनेटर जनरेट करता है ईएमएफ, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अपने यहाँ पे कितनी है 11 kV एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी वोल्टेजेस हैं, मैंने आपको लिखवाई हैं, है ना। तो अलग अलग वोल्टेजेस में अल्टरनेटर जो है इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन करता है। अपने इंडिया में सिंगल अल्टरनेटर की मैक्सिमम रेटिंग कितनी है 500 MVA। इससे हायर रेटिंग का अभी तक अल्टरनेटर अपने यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। ठीक, तो जो अल्टरनेटर होता है इसको, जो हम यहाँ पे है ना वो सब आपको पता है, वो सब सिंपल है। बाकी अब जो अल्टरनेटर है इसमें जो हम आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग को क्या रखते हैं स्टेशनरी, और फील्ड पोल को क्या करते हैं रोटर पर लगाते हैं। तो रोटेटिंग पार्ट क्या होता है इसमें फील्ड पोल, और स्टेशनरी पार्ट क्या होता है इसका आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखने की क्या एडवांटेज होती है ये पता है आप लोगों को। तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखने की क्या एडवांटेज होती है? हम्म, हाँ, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए इसको इंसुलेट करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब हाई वोल्टेज कनेक्शन हम डायरेक्ट, ठीक है, सॉलिड कनेक्शन निकालेंगे यहाँ से विदाउट एनी कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग। तो यहाँ पे किसी कार्बन ब्रश स्लिप रिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज कनेक्शन लेना क्या होगा इससे इजी होगा। अब लो वोल्टेज के लिए हमको स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश को इंसुलेट करना क्या हो जाएगा आसान, क्योंकि इसको आपको क्या देना है यहाँ पे लो वोल्टेज देना है। तो इसको एक्साइटेशन के लिए जो हम वोल्टेज देते हैं कितने देते हैं 125 वोल्ट से 600 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज होती है। और एक्साइटेशन की जो पावर होती है वो अल्टरनेटर की रेटिंग का लगभग 0.5% होती है। ठीक, तो इतनी एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए इनको इंसुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। यदि इधर 11 kV होती तो फिर उसको इंसुलेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है ना, स्टेशनरी पार्ट को इंसुलेट करना ईजी होता है। तो ये स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग की हमारे पास में एडवांटेज थी, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखा जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे कि जो इसमें स्लॉट्स यूज करते हैं, ये स्लॉट्स कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे सेमी क्लोज स्लॉट्स, सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स। ठीक, तो अल्टरनेटर में किस प्रकार के स्लॉट्स का यूज करते हैं सेमी क्लोज स्लॉट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लॉट्स जो हैं 3 टाइप्स के बताए थे। एक होता है वाइड ओपन, दूसरा होता है वोली क्लोज्ड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सेमी क्लोज स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। वाइड ओपन का यूज़ नहीं करते हैं, अल्टरनेटर में बिल्कुल भी नहीं करते हैं इसका। जो वोली क्लोज्ड होता है इसका यूज़ हम क्या करते हैं रेयरली करते हैं। ठीक है, तो रेयरली इसका भी यूज़ करते हैं, बट वाइड ओपन का यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका वोली क्लोज को रेयरली, और वाइड ओपन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं अल्टरनेटर में। वाइड ओपन स्लॉट्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं तो डीसी आर्मेचर। तो डीसी मशीन का जो आर्मेचर है, तो डीसी मशीन के आर्मेचर में हम वाइड ओपन स्लॉट्स का यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक्साइटेशन की वोल्टेज है ना उसको याद रखना है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है फॉस्फोर बॉन्ड्स की। मैकेनिकल पावर जो देता है उसको क्या बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है टरबाइन, है ना, स्टीम टरबाइन, हाइडल टरबाइन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। लेकिन स्टीम इंजन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी लो होती है। ठीक, इसके बाद में इसके जो पोल हैं, पोल के बारे में आपको याद रखना है, इसके पोल्स के बारे में आपको पूछेगा, है ना। तो इसमें जो पोल होते हैं, अच्छा इसके आर्मेचर में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं स्टार वाइंडिंग, है ना। इसके आर्मेचर में जो आप वाइंडिंग करोगे कैसे करोगे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग करोगे, और उसके न्यूट्रल को क्या कर देते हैं ग्राउंड। तो अल्टरनेटर जो है स्टार कनेक्टेड ही मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक, जिससे हमको न्यूट्रल मिलता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो पोल्स होते हैं टाइप्स ऑफ
रोटर, तो एक होता है इसमें सैलिएंट पोल रोटर, और दूसरा होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। तो जो सैलिएंट पोल रोटर होता है, इस सैलिएंट पोल रोटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ठीक, तो सैलिएंट पोल रोटर कैसा होता है? सरफेस से प्रोजेक्टेड होता है। तो अपनी रोटर की सरफेस से इसके जो पोल होते हैं इस प्रकार से प्रोजेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सैलिएंट पोल रोटर। ठीक, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर जो होता है, इसके जो पोल्स हैं वो प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसमें जो पोल्स होते हैं वो सर्कमफेरेंस के साथ में ही इनबिल्ट होते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एनएस पोल होते हैं, ये इसके एनएस पोल होते हैं। तो यहाँ पे जो सैलिएंट पोल रोटर होता है, इसके जो पोल हैं इसके सेंटर में जो फ्लक्स डेंसिटी वो कैसी होगी? मैक्सिमम, और साइड में आने पे क्या होती है? वो रिड्यूस्ड होती है या डिक्रीज होती है, जिससे कि जो साइन वेव होती है, इस साइन वेव का जो शेप होता है वो इम्प्रूव होता है इस प्रकार से फ्लक्स डेंसिटी को यूज करने से। ठीक, दूसरा इसमें हम फील्ड वाइंडिंग को बाउंड करते हैं यहाँ पे। तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इसमें हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक, अब जो सैलिएंट पोल रोटर है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज करते हैं लो एंड मीडियम स्पीड। तो लो एंड मीडियम स्पीड अल्टरनेटर में इसका यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं 125 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक के लिए ही मोस्टली इसको यूज किया जाता है। तो इतनी जो स्पीड है, लो स्पीड मीडियम स्पीड, किस अल्टरनेटर में होती है, कहाँ पे होती है ये? तो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, डीजल पावर प्लांट होते हैं। तो इन पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं उनकी स्पीड लो एंड मीडियम होती है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। तो जब इसकी स्पीड लो एंड मीडियम होगी, बट हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आनी चाहिए? 50 हर्ट्स आनी चाहिए। तो यदि 50 हर्ट्स आपको पास में फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी एन एस इंटू पी बाई क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ठीक, तो यदि स्पीड लो है तो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए पोल्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको 120 आरपीएम पे रन करते हैं तो लगभग हमको यहाँ पे 48 पोल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो जब पोल्स लगाने होंगे तो पोल्स हम ऐसे लगाएंगे इसकी सरकमफेरेंस पे, इसकी परिधि पर ऐसा। ठीक, तो फिर इसका डायमीटर क्या करना पड़ेगा? हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं लार्ज इन डायमीटर होते हैं। ठीक, तो इनका जो डायमीटर होता है ऐसा लार्ज होता है, और इनकी जो ये एक्सियल लेंथ है, ये एक्सियल लेंथ कैसी होती है? शॉर्ट होती है। तो लार्ज होता है डाया, इन डाया, और शॉर्ट होती है इसकी एक्सियल लेंथ। ठीक, अभी जो रोटर होते हैं इसमें जो पोल शू होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? ये पूरा भाग क्या है? पोल शू है। तो पोल शू की जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो वो होती है 2/3 ऑफ पोल पिच। तो पोल शू की जो विड्थ होती है 2/3 ऑफ क्या होती है? पोल पिच होती है। ठीक, दूसरा कि इनमें एक वाइंडिंग होती है, आगे पढ़ेंगे डैम्पर वाइंडिंग। तो इनमें हमको किसका यूज करना पड़ता है? डैम्पर वाइंडिंग का इसमें आपको यूज करना पड़ता है। ठीक,
इसके चारों ओर जो एयर गैप है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने के कारण, ठीक है, ये साउंड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो इनका जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये जो सैलिएंट पोल रोटर हैं इस प्रकार से रहते हैं। जो स्मूथ सिलेंड्रिकल होते हैं, इसकी जो आउटर सर्कमफेरेंस है, इसकी जो आउटर परिधि है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म है, चारों तरफ एक समान से रहेगी, ठीक। और इसमें यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को स्लॉट्स में रखते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग को अलग अलग स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक में आप करोगे कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग और दूसरे में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग करोगे। इसका जो यूज होता है वो हम करते हैं हाई स्पीड, हाई स्पीड के लिए करते हैं। तो हाई स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पे यदि 4 पोल हैं, सॉरी पहले 2 ले लेते हैं, यदि 2 पोल हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, इसकी स्पीड कितनी होगी, यदि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3600 होगी, ठीक। यदि 4 पोल होंगे तो इसकी स्पीड 50 हर्ट्ज के लिए कितनी होगी, 1500 आरपीएम, और 16 हर्ट्ज के लिए 60 हर्ट्ज के लिए कितनी होगी, 1800 आरपीएम हो जाएगी, ठीक। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर है। तो हाई स्पीड कहाँ पे होती है, तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन ड्राइवन जो अल्टरनेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्बो अल्टरनेटर। तो उन टर्बो अल्टरनेटर में हम किसका यूज करते हैं, वहां पे स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर का यूज करते हैं, ठीक। अब जब यहाँ पे देखेंगे कि हाई स्पीड मीन्स पोल की संख्या क्या है, इसमें कम है। तो जब पोल की संख्या कम है तो इसका जो डायामीटर है वो कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट डायामीटर होता है, एंड लॉन्गर क्या होती है, एक्सियल लेंथ, लॉन्गर एक्सियल लेंथ होती है। तो इसकी जो एक्सियल लेंथ है वो यहाँ पे लॉन्गर, ठीक समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि जो इसकी एक्सियल लेंथ है वो यहाँ पे लॉन्गर होती है, डायमीटर इसका शॉर्ट होता है। अब इसमें नो नीड ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, तो इसमें जो है डैम्पर वाइंडिंग यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हम कोई डैम्पर वाइंडिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब इसके चारों तरफ जो स्टेटर है, स्टेटर है, तो चारों ओर एयर गैप कैसा दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्म एयर गैप है। तो यहाँ पे इसका जो ऑपरेशन होता है वो साउंड लेस ऑपरेशन होता है, तो ये स्मूथ चलते हैं, साउंड लेस ऑपरेशन करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के रोटर हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसमें किसका यूज करेंगे, और ये थर्मल पावर प्लांट है तो किसका यूज करेंगे, दोनों का किया जाता है यूज, है ना। डिपेंड करता है प्लांट कैसा है, वहाँ पे टरबाइन की स्पीड कितनी है, तो टरबाइन की स्पीड के हिसाब से इनको यूज किया जाता है। ठीक। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हो गया जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, जो वर्ड है डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, तो डैम्पर वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, अमोर्टिसर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग या अमोर्टिसर वाइंडिंग जो होती है
इसको हम अल्टरनेटर में यूज़ कर रहे हैं। तो इसे देखेंगे कि ये हमारे अल्टरनेटर के पोल हैं। ये अल्टरनेटर में आर्मेचर है और उस आर्मेचर में हम यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग किए। अब जो 3 फेज वाइंडिंग है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है और इसके टर्मिनल पे हमने लोड को कनेक्ट किया है। तो इसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट। तो ये लोड करंट कहाँ से आ रही है? इस आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर से आ रही है। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर में 3 फेज करंट फ्लो होती है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक। तो अल्टरनेटर के आर्मेचर करंट के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट करता है। ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलर एक्सिस होता है वो रोटर के पोलर एक्सिस से क्या होता है? अहेड होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और वो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये इसका पोलर एक्सिस है रोटर का, और यहाँ पे कोई ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ये एस पोल है स्टेटर का। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आगे है। ठीक है। तो यदि बोलेगा कि सिंक्रोनस मशीन है, ये सिंक्रोनस मशीन है, ये अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर है ना, तो यहाँ पे कि सिंक्रोनस मशीन में या अल्टरनेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर में, ठीक, जब वो एक जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है तो स्टेटर का जो फील्ड होता है वो रोटर के फील्ड से क्या होता है? अहेड होता है, और मोटर के केस में क्या हो जाता है? बिहाइंड होता है। ठीक। तो होता क्या है कि अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है, इसके प्राइम मूवर के इनपुट में हम क्या देते हैं? स्टीम या वाटर दे रहे हैं। ठीक। तो अमाउंट ऑफ स्टीम या वाटर किस पे डिपेंड करता है? कि कितना लोड यहाँ पे है। यदि लोड इंक्रीज होता है तो स्टीम का अमाउंट बढ़ जाता है, लोड डिक्रीज होता है तो स्टीम का अमाउंट क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या है? हैवी लोड है, यहाँ पे हैवी लोड है। तो जब हैवी लोड है तो यहाँ से अमाउंट ऑफ स्टीम या वाटर क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, और ये आगे की तरफ इसका जो एक्सिस होगा किसका? स्टेटर का, वो कहाँ पे रहेगा? आगे की तरफ होगा। अब जैसे ही ये लोड क्या होता है यहाँ पे? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो रोटर होता है ये अचानक से क्या होगा? बैक हो जाएगा। सॉरी, हैवी लोड था, अब अचानक से क्या होगा? जैसे ही लोड यहाँ पे डिक्रीज होगा, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं होगा, वो तुरंत डिक्रीज नहीं होगा। अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी क्या आ रहा है यहाँ पे? हैवी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है। ठीक है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये लोड क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल लोड है, ये तो तुरंत डिक्रीज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है तो इसका जो रोटर का पोल है वो अपनी पोजीशन से क्या होगा? आगे आ जाएगा, यानी कि जो स्टेटर का पोलर एक्सिस था उससे क्या होगा? अहेड हो जाएगा। ठीक। और फिर जब वो डिक्रीज होगा तो फिर वापस अपनी पोजीशन पे बैक आ जाएगा। तो इस तरह से यदि यहाँ पे वेरिएबल लोड इलेक्ट्रिकल लोड होता है तो इसका जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है और करते हुए अपनी एक्सिस के दोनों साइड क्या करेगा? ऐसा ऑसिलेशन करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? हंटिंग बोलेंगे। तो उसको हंटिंग यहाँ पे बोलते हैं। तो जब यहाँ पे हंटिंग होती है तो इसके कारण क्या होगा? हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगी, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड होंगे, वेव फॉर्म के शेप में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा। तो इसके लिए हमको हंटिंग को क्या करना है? यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो इस हंटिंग को कैसे कम करेंगे? तो इसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग जो होती है इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं? पोल शूज में। तो पोल शूज में इस तरह से डैम्पर वाइंडिंग को यहाँ पे ऐसा प्लेस करते हैं। तो ये डैम्पर वाइंडिंग है।
तो डैम्पर वाइंडिंग जो होती है, ऐसा थिक कॉपर कंडक्टर होते हैं इनको, और इसको बोथ एंड से क्या कर देते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं। तो जस्ट लाइक टू स्क्विरल केज वाइंडिंग, तो स्क्विरल केज रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसी के समान ये वाइंडिंग यहाँ पे रहेगी। ठीक, तो जब ये पोल क्या करेगा, ऐसा हंटिंग करेगा। ठीक, तो जब ये फ्लक्स से अहेड होगा या फ्लक्स से बिहाइंड होगा, तो रोटर की स्पीड या तो बढ़ रही है या उसकी स्पीड घट रही है ना, रिलेटिव टू फ्लक्स। तो क्या करेगा वो डैम्पर वाइंडिंग, क्या करेगी, फ्लक्स को कट करेगी। तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ, और उससे करंट क्या सर्कुलेट होगी, करंट। ठीक, और ये जो करंट है ये क्या करेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंज लॉ के अनुसार क्या करेगा, ठीक है, इसके ऑसिलेशन का अपोज करेगा और इसके ऑसिलेशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो यदि रोटर जो है ऑसिलेशन कर रहा है, रोटर का जो एक्सिस है वो अहेड ऑफ क्या हो जाता है, स्टेटर फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन आर ग्रेटर देन क्या हो गया, एन एस हो गया। तो फिर हम क्या बोलेंगे, डैम्पर वाइंडिंग जो है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रही है, तो वहाँ पे एक जनरेटर की तरह वर्क कर रही है। तो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू में भी था ना, एमसीक्यू में आपको जो दिए थे उसमें था। ठीक, तो उसमें एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें रहा होगा कि सिंक्रोनस मशीन में रोटर की स्पीड बिकम्स मोर देन सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग, द डैम्पिंग बार डेवलप। ठीक, तो रोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, किसकी स्पीड से, सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड से। तो जो डैम्पिंग बार है ये क्या डेवलप करती हैं, ठीक है, तो इंडक्शन मोटर टॉर्क, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, कैसा टॉर्क जनरेट करती हैं, जनरेटर टॉर्क। ठीक है, क्योंकि एन आर ग्रेटर देन क्या होता है, एन एस। तो इस समय रोटर में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक, एक जनरेटर की तरह। तो क्या करेगा ये इंडक्शन जनरेटर टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, है ना, स्लिप नेगेटिव हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस तरह से जो हंटिंग है, इस हंटिंग को क्या करते हैं यहाँ पे, डिक्रीज करते हैं। तो हंटिंग को डिक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का। अब डैम्पर वाइंडिंग को हम कहीं से कोई अलग से सप्लाई नहीं देते हैं, है ना। ये कैसी वाइंडिंग है, शॉर्ट सर्किटेड है, ना तो इसको आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ना फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं, किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ बार हैं, स्लॉट्स में बार को रख के बोथ एंड से शॉर्ट कर दिया गया है, कहीं से किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर, इस स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज नहीं करते हैं। ठीक, इसमें डैम्पर वाइंडिंग यूज नहीं करते हैं। ये कैसा पोल दिख रहा है आपको, सैलिएंट पोल। तो जो डैम्पर वाइंडिंग है वो हम केवल किस में यूज करते हैं, सैलिएंट पोल में ही करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सैलिएंट पोल में ही इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके टर्म्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल सबको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना। पोल पिच क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो पोल पिच जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स या कंडक्टर पर पोल, ठीक, ये होता है पोल पिच। और जो पोल पिच होता है ये कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, तो पोल पिच इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिक। ठीक, तो वन पोल पिच इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आया? दूसरा कि फुल पिच कॉइल हम किसको बोलते हैं, फुल पिच। तो उसी से आपको ये पता चल जाता है फुल पिच किसको बोलते हो आप, कि जो पोल पिच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
कॉइल पिच होना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे, फुल पिच। यदि आपको बोला गया आपके पास में 36 स्लॉट्स, 4 पोल, 3 फेज, ठीक है, अल्टरनेटर है, तो इसका पोल पिच निकालिए। तो कितने स्लॉट्स हैं इसमें, कितने पोल हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 स्लॉट्स पर पोल। तो इसका पोल पिच कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अभी जो 9 पोल पिच इसका आ रहा है, तो कॉइल पिच भी क्या होना चाहिए, तो कॉइल पिच कब 9 होगा, जब कॉइल का स्पैन कितना होगा, 1 to 10, इतना स्पैन होगा। तो स्पैन ऑफ कॉइल क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 1 to 10, तो 10 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो 9 कॉइल पिच और पोल पिच दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमने पढ़ा है कि यदि हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में कॉइल का एक कंडक्टर कहाँ होता है, एन पोल के सेंटर में, और दूसरा कंडक्टर कहाँ होता है, और दोनों कंडक्टर के बिटवीन कितना इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, कॉइल पिच, कॉइल स्पैन, कॉइल स्पैन, या क्या बोलोगे इसको, कॉइल पिच बोलोगे। तो ये कॉइल स्पैन या कॉइल पिच है, किसके इक्वल है वो, फुल पिच, कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री है। तो इसीलिए यदि फुल पिच है, ठीक है, तो कॉइल पिच जो होता है और पोल पिच जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे पोल पिच जो होता है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, अब वाइंडिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट पिच कर सकते हो आप। यदि आप वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर रहे हो, तो शॉर्ट पिच कर रहे हो इसका मतलब है कि पोल पिच तो उतना ही रहेगा, बट कॉइल पिच क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। तो यदि ये 9 है तो ये 8 हो गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, ये शॉर्ट पिच हो गया। तो जब शॉर्ट पिच कॉइल हम करेंगे तो इस प्रकार से हमारी कॉइल शॉर्ट हो जाएगी। पोल पिच अभी भी आपका कितना रहेगा, 9 ही रहेगा, पोल पिच 9 ही रहेगा, है ना। कॉइल के पिच को आप घटा बढ़ा सकते हो, पोल पिच जो है उतना ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट तो 36 ही है, पोल आपके पास 4 ही हैं, तो पोल पिच आपका 9 ही रहने वाला है। ठीक, तो याद रखिए कॉइल के स्पैन को आप घटा बढ़ा सकते हो, कॉइल को फुल पिच शॉर्ट पिच कर सकते हो, पोल पिच चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यानी कि पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही रहता है, कॉइल का पिच आपका कम ज़्यादा हो सकता है। तो शॉर्ट पिच क्या पढ़े थे हम, कि यदि कॉइल पिच लेस देन पोल पिच होती है तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच में कॉइल का एक कंडक्टर जब एन पोल के सेंटर में होगा, तो सेम इंस्टेंट पर दूसरा कंडक्टर एस पोल के सेंटर में नहीं आएगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम। तो हमने पढ़ा था कि फुल पिच में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, और शॉर्ट पिच में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। तो शॉर्ट पिच की क्या ड्रॉबैक है, कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, फुल पिच वाइंडिंग की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी हम अल्टरनेटर में कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, डीसी जनरेटर में फुल पिच वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करने की क्या एडवांटेज होती है, ठीक। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट द हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करने की जो एडवांटेज हमारे पास में होती है, ये होती है टू एलिमिनेट हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स को ये एलिमिनेट करती है। ठीक, दूसरा सेविंग ऑफ कॉपर होती है, सेविंग ऑफ कॉपर इन एंड कनेक्शन। तो आर्मेचर कॉइल के एंड कनेक्शन में हमारी एंड कनेक्शन है, एंड कनेक्शन में कॉपर की क्या होती है, सेविंग हो जाती है। ठीक, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स एलिमिनेट होते हैं, तो साइन वेव के वेवफॉर्म के शेप को क्या करती है, इंप्रूव करती है, इंप्रूव
द वेव शेप ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ के वेव फॉर्म को इंप्रूव करती है, नियर टू साइनोसॉइडल लाती है वो, है ना। इसके अलावा रिड्यूस्ड एडी करंट, ठीक है, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स के एलिमिनेट होने से एडी करंट लॉस भी क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है फिर वहाँ पे इंक्रीज होती है। तो ये सब इसकी यहाँ पे एडवांटेज होती है। मेन पर्पस होता है हमारा शॉर्ट पिच यूज करने का, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना। तो ये मेन पर्पस है, और उसके साथ में ये एडिशनल एडवांटेज हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो समझ में आया। अब इसके बाद में कॉर्डिंग फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसको कल देखते हैं ना। तो कल उसको बता देते हैं, कॉर्डिंग फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक साथ दोनों।